नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 हिंदी मीडियम विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें से 5वां पाठ है भारत में कृषि, उद्योग और परिवहन। तो आइए हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश के लगभग 70% लोग कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। देश की आबादी और समृद्धि का आधार इस व्यवसाय के विकास पर अधिक निर्भर है कि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारे यहाँ के 70% तक जो लोग हैं वो कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी आबादी और समृद्धि का आधार भी क्या है, इस व्यवसाय के साथ ज़्यादा निर्भर रखता है। भारत के खेतों में अलग अलग फसल पैदा की जाती है, जिसमें से कुछ फसल भोजन तो कुछ फसल उद्योग धंधे में काम आती है। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधों में भी खूब प्रगति की है। आज अन्य विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शन दे सकता है कि हमारा देश कैसा है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती है और इसमें से कुछ फसल हम अपने भोजन के लिए तो कुछ उद्योग धंधों में काम आ सके, ऐसी फसलें भी होती है। तो हमारा जो देश है वो उद्योग धंधे में बहुत ही प्रगति कर चुका है और आज दूसरे जो विकासशील देश है तो उन लोगों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शन भी दे सकता है। तो बाल मित्रों, आप कक्षा 6 में गुजरात के कृषि उद्योग और परिवहन के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हम यहाँ भारत के विषय में सीखेंगे कि हम गुजरात के कृषि उद्योग के बारे में सीख चुके हैं, परिवहन के बारे में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम आज कौन सा सीखेंगे कि भारत के विषय में सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुजरात में उत्पादित फसलों के नाम लिखने हैं। तो हमारे यहाँ गुजरात में कौन कौन सी फसलें होती है तो इसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या फसलें होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास और गन्ना, गेहूँ, मूंगफली, ये बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ पर होती है। तो ज्वार, बाजरा और मक्का, कपास, गन्ना, गेहूँ, मूंगफली आदि कितनी सारी फसलें हमारे यहाँ होती है। तो इनमें से कुछ ज़्यादातर हम खाने के लिए उपयोग में लेंगे, उसके बाद उद्योग धंधों में भी इन सब का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह गुजरात में उद्योग भी आए हुए हैं। तो इन उद्योगों में क्या क्या है कि हीरा उद्योग है, जरी का उद्योग है, सूती कपड़े बनाने का उद्योग है और इनमें गृह उद्योगों में तरह तरह के छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो घर में बैठ के किए जाते हैं। इसके अलावा चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और क्या कागज़ का उद्योग। तो ये सब उद्योगों के नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं और ऊपर 5 नाम जो है वो फसलों के नाम लिखने हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है। अब यहाँ पर भारत की कृषि के बारे में देखते हैं। भारत की कृषि सामान्य अथवा आकाशीय कृषि की सामान्य अथवा आकाशीय कृषि यानी क्या होता है कि मात्र बरसात पर आधारित कृषि को सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है। उनमें होने वाली फसलें निम्नानुसार है कि ऐसी जो फसलें हैं वो इस तरह से है जिसका हम विस्तार से अभ्यास करेंगे कि पहला है ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरे के फसल के लिए कम नमी वाली ज़मीन अनुकूल होती है। ज्वार कहाँ कहाँ पर होता है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पैदा होती है। और फिर बाजरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है और बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। यहाँ पर भारत का जो नक्शा है, कृषि का नक्शा है, तो यहाँ पर इस नक्शे में दिया गया है
कि जहाँ पर ये बाजरे का चित्र है उसमें बाजरा ज़्यादा होता है, फिर है ज्वार का, फिर कपास है और ये मक्का। तो जहाँ जहाँ भी ये चित्र दिए हैं तो इस विस्तार में ये फसलें सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें इस नक्शे का अभ्यास करके ये इनकी जानकारी लेनी है। ये जो चित्र है वो ज्वार का है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी ज्वार का चित्र है वहाँ पर वो ज़्यादा होता है। इस तरह बाजरा, मक्का, मूंगफली है, गेहूँ है, चाय है, धान, सन है, कपास और गन्ना, तो ये सब यहाँ पे होते हैं। यहाँ पर एक जानकारी जाननी है कि इतना जानिए कि बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम क्रम पर है, कि बाजरा के उत्पादन में हमारा भारत जो देश है वो पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर है। इसके बाद आता है मकई। मकई का उपयोग अनाज और पशुओं के खुराक के रूप में भी होता है। मकई उत्पादन के मुख्य राज्य है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। इन सब जगहों पर मकई की फसल जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पर है मूंगफली। मूंगफली एक तेलहन है, कि तेलहन है यानी क्या कि इसमें से तेल निकलता है। मूंगफली की फसल के लिए अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं होती है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का स्थान सर्वोच्च है, कि मूंगफली के उत्पादन में किसका स्थान सर्वोच्च है, तो गुजरात का स्थान सर्वोच्च है। इसके सिवाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। केवल मूंगफली से ही देश का 50% जो खाद्य तेल है वो प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हमें एक प्रवृत्ति करनी है कि मूंगफली जो होती है, जो सिंगदाना होता है, तो आपने उनके व्यंजन बनाते हुए देखा होगा, तो ये व्यंजन बनाने में उपयोग होते देखा है। तो उसकी सूची हमें तैयार करनी है कि मूंगफली के जो सिंगदाने होते हैं उसमें से क्या क्या बन सकता है। अब देखते हैं सूखी खेती। वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह होता है, ऐसे तराई वाली जमीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहा जाता है। ऐसी जमीन में गेहूं की फसल अच्छी होती है, कि वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह किया जाता है और फिर क्या होता है कि वो पानी जब सूख जाता है तो उसके बाद वहाँ पर खेती होती है, उसे सूखी खेती कहा जाता है। और ऐसी ज़मीन में गेहूं की फसल अच्छी तरह से होती है। तीसरा है सिंचाई से खेती, कि सिंचाई से खेती कैसे की जाती है। जिस जमीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार से सिंचाई करके खेती होती हो उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में 30% जमीन में इस प्रकार की खेती होती है। अब गन्ने की खेती कैसे होती है, कि दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हमारे देश में होता है। गन्ने को गर्म और नमी युक्त वातावरण अधिक अनुकूल होता है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु में होती है। उसके बाद आता है कपास, कि कपास की फसल तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल जब तैयार हो जाए तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए, कि कपास की फसल तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं और कपास की फसल जब तैयार हो जाती है तो तब आसमान स्वच्छ होना जरूरी है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब में सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही आइए हम ये जानकारी भी लेते हैं कि गेहूं के उत्पादन में पंजाब का सर्वोच्च स्थान है। उसे गेहूं का भंडार कहते हैं, कि गेहूं का भंडार किसे कहते हैं, तो पंजाब को गेहूं का भंडार कहते हैं। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी फसल होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में पैदा होने वाला भालिया गेहूँ प्रसिद्ध है। कपास के बीज से तेल निकाला जाता है, जिसे हम कपासिया तेल कहते हैं, कि कपास के बीज से जो तेल निकाला जाता है उसे हम कपासिया तेल कहते हैं।
अब पटसन की खेती। पटसन की फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीने तक समय लगता है। पटसन को पानी में सड़ाया जाता है, उसके बाद उसमें से रेशा निकलता है। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा में होता है कि ये जो पटसन है उसे तैयार होने में 8 से 10 महीने लगते हैं और उसे क्या करना पड़ता है कि पानी में सड़ाना पड़ता है और उसके बाद उसमें से रेशे निकलते हैं और इसका जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा में ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है धान। धान भारत की महत्वपूर्ण फसल है। धान हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य भोजन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में इसका अच्छा उत्पादन होता है। अब चौथा है बागानी खेती। बगीचे की पद्धति से देखभाल करके होने वाली खेती बागानी खेती कही जाती है कि जिस तरह से बगीचा बनाते हैं तो इसी तरह से इसका देखभाल किया जाता है, तो इसी खेती को बागानी खेती कहा जाता है। बागानी खेती में क्या क्या होता है? चाय, कॉफ़ी, फल फलादी, नारियल आदि का समावेश इसमें होता है। उसके बाद है चाय की खेती। बागानी खेती में चाय का समावेश होता है, तो वो पर्वतों की ढलान पर जंगलों को साफ किया गया हो ऐसी जगहों पर चाय के बगीचे होते हैं। चाय के जड़ में संग्रहित पानी चाय के पौधों को नुकसान करता है कि अगर चाय की फसल लगी है तो अगर उसमें पानी संग्रह होता है उसके जड़ में तो उससे नुकसान पहुंचता है, इसलिए ढलान वाली जगहों पर ये ज़्यादा होता है। इसी कारण यह बलुई ज़मीन पर होता है। उसमें से सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम में। असम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक चाय का उत्पादन होता है। इसके उपरांत पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। यहाँ हम इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है कि चाय के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में पहला स्थान है। कॉफ़ी के पौधे की खोज किस तरह से हुई थी? काल्दी प्रतिदिन बकरियां चराने जाता था। अपनी बकरियों की उछल कूद से वह परेशान था। एक दिन उसने अपनी बकरियां जिस पौधे के फल को खाती थी उस फल को खाया और उसे भी ताजगी का अनुभव हुआ। इसके बाद कॉफ़ी की खोज की बात दुनिया के सामने आई। भारत में कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। अब सिंचाई के बारे में जानेंगे कि भारत में वर्षा ऋतु अनियमित और अनिश्चित है। देश के अधिकतर प्रदेशों में अल्प समय के लिए तथा कम मात्रा में बरसात होती है। मर्यादित बरसात के कारण कृषि के लिए जमीन का संपूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है। एक से अधिक फसल काटना शायद ही संभव हो पाता है। खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई एक अनिवार्य आवश्यकता है कि भारत में वर्षा ऋतु अनियमित है कि और अनिश्चित है कि वो नियत समय पे नहीं होती है और अनियमित, कभी ज़्यादा कभी कम। तो देश में अधिकतर प्रदेशों में अल्प समय के लिए और कम मात्रा में बरसात होती है और मर्यादित समय के कारण कृषि के लिए ज़मीन का संपूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है और इसके कारण एक से अधिक फसल काटना शायद संभव नहीं हो पाता है। तो इसको अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया गया है कि सिंचाई करनी आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या प्रवृत्ति करनी है कि भारत के नक्शे के आधार पर मुख्य नदियों पर बनाए गए बांध की सूची तैयार कीजिए। इन बांधों से क्या क्या लाभ होता है इसकी चर्चा कीजिए कि यहाँ पर ये जो नक्शा दिया है भारत का नक्शा है, तो ये जो यहाँ पर नदियों पर लाल लाइन जो दिख रही है तो ये सब बांध जहाँ पर बने हैं उसका निशान है। तो हमें क्या करना है कि
बांध की एक सूची बनानी है, ये कहाँ पर आए हैं, और फिर इन बांधों से क्या क्या लाभ होता है इसकी चर्चा करनी है। यहाँ पर विचार कीजिए कि क्या नदियों पर बांध बनाना चाहिए, हाँ या नहीं। अगर हाँ या नहीं तो क्यों। तो ये हमें अपने विचार से लिखना है कि नदियों पर बांध बनाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर ये जानकारी जानेंगे कि इंदिरा नहर की लंबाई 9425 किमी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना है। कि कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना है, कि इंदिरा नहर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना है। इस नहर के कारण राजस्थान की बंजर भूमि पर कृषि का विकास हुआ है। अब उद्योगों के बारे में जानेंगे कि पूंजी निवेश, श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार बनाए गए हैं। कि उद्योग के 3 प्रकार है। पहला है कुटीर उद्योग यानी कि गृह उद्योग, जिस उद्योग में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तुएं बनाए, जिसमें पूंजी निवेश कम हो, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना इत्यादि। तो ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। दूसरा है लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में क्या होता है कि जिसमें एक कारखाना हो, कुछ यंत्र हो, अधिक मजदूर हो, जिसका पूंजी निवेश कुटीर उद्योग से अधिक हो, उसे लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग में खिलौने, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि बनाई जाती है। लघु यानी कि थोड़े छोटे जो उद्योग होते हैं ऐसे उद्योग। फिर आता है तीसरा बड़ा उद्योग। अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनमें वस्तुएं बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने हो, विशाल यंत्र हो, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हों और सबसे अधिक पूंजी निवेश हो, उसे बड़ा उद्योग कहा जाता है। बड़े उद्योगों में मोटर, सीमेंट, स्टील आदि बनाया जाता है। तो आइए हम अपने देश के कुछ उद्योगों के विषय में जानते हैं कि यहाँ पर ये जो चित्र दिया है नक्शे में, ये यहाँ पर क्या होता है कि सूती कपड़ा बनता है। फिर ये दूसरा है तो इसमें लोहा, फिर लाल जो है उसमें ऊनी कपड़ा। ऐसे जहाँ पर ये चित्र दिए हैं तो उन जगहों पर ये उद्योग है। ये जो है उसमें सीमेंट, फिर कागज उद्योग है, सन का है, चीनी का है, पेट्रोकेमिकल और रासायनिक खाद। तो ये सब इन जगहों पर ज़्यादा बनते हैं। जहाँ पर ये ऐसे निशान बनाए हैं तो उन जगहों पर इसका उद्योग लगाया है। अब देखते हैं सूती कपड़ों का उद्योग। सूती कपड़ों का उद्योग कौन सी फसल विपुल मात्रा में हो तो वहाँ सूती कपड़े का उद्योग विकसित होगा। कि अगर कौन सी फसल विपुल मात्रा में हो तो सूती कपड़े का उद्योग विकसित होगा। तो कपड़ा किससे बनता है, तो कौन सी फसल उसमें हमें चाहिएगी, तो कपास का उद्योग जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, विपुल मात्रा में ये होगा तो सूती कपड़े का उद्योग विकसित होगा। तो भारत में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोयम्बतूर शहर में कपड़े का उद्योग विकसित हुआ है। अब आगे है ऊनी कपड़ों का उद्योग। ही ऊनी कपड़ों का उद्योग कहाँ पर है। गृह उद्योग से शुरू होने वाले इस उद्योग का विकास होने पर अब महत्वपूर्ण मिल उद्योग तक पहुँच गया है। कि ये जो गृह उद्योग है ये जो ऊनी कपड़ों का उद्योग है वो गृह उद्योग से शुरू हुआ था और उद्योग का विकास होने पर अब ये महत्वपूर्ण बड़ी मिलों तक पहुँच गया है। ऊनी कपड़ों का उद्योग पंजाब, मुख्य केंद्र लुधियाना है, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर और अहमदाबाद में और हरियाणा में विकसित हुआ है। तीसरा है चीनी उद्योग। चीनी बनाने के लिए किस फसल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर चीनी किस चीज़ से बनती है वो पता है। तो चीनी बनाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है, तो चीनी गन्ने से
बनती है। तो गन्ने का उद्योग गन्ने की फसल बनती है, उसके बाद ये चीनी बनती है। तो गन्ने का रस निकालकर उसे खौलाकर उसमें से चीनी बनाया जाता है। भारत में चीनी के कारखाने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अब है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य रूप से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य खनिज है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सीमेंट का उपयोग आपने कहाँ होते देखा है? तो सीमेंट को कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीमेंट पक्के मकान बनाने के लिए, फिर रास्ते बनाने के लिए, तो इन सब जगहों पर ये सीमेंट का उपयोग हम देख सकते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों से सीमेंट उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब पांचवा है कागज उद्योग। कागज हर किसी के दैनिक उपयोग की वस्तु बन गई है। भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कागज बनाने की मिलें आई हुई है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में वर्तमान पत्र में उपयोग किए जाने वाला कागज बनता है कि जो वर्तमान पत्र हम हर रोज देखते हैं, तो वह कहाँ पर बनता है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में वर्तमान पत्र जो बनते हैं उसमें उपयोग होते हैं वो कागज बनते हैं। होशंगाबाद और देवास में रुपए की नोट बनाने का कागज बनता है। तो रुपए की नोट यानी कि जो चलन है, जो पैसे हैं, उनके जो कागज होते हैं, तो वो कागज कहाँ पर बनता है? होशंगाबाद और देवास में। लोहा, इस्पात। पिन से लेकर बड़े बड़े विशालकाय यंत्र और उसके पुर्जे लोहा और इस्पात से बनते हैं। यहाँ पर हमें यह भी जानकारी लेनी है। इतना जानिए, हमारे देश में भिलाई, मध्य प्रदेश में बोकारो, बिहार भद्रावती, कर्नाटक जमशेदपुर, झारखंड आदि स्थलों पर लोहा इस्पात के कारखाने हैं। भारत में इस्पात उद्योग के पिता के रूप में जमशेदजी टाटा का नाम प्रसिद्ध है। आगे है सातवां, पटसन का उद्योग। पटसन के रेशे में से टाट का कपड़ा, टाट की थैली, कंतान आदि बनता है। दिन प्रतिदिन कंतान और बोरा की मांग कम होती जा रही है। ये जो पटसन है, तो प्रतिदिन इनसे कंतान और बोरा बनते थे, तो इसकी मांग अब कम होने लगी है, क्योंकि उसकी जगह पर कृत्रिम रेशे से तैयार बोरे का उपयोग किया जा रहा है। पटसन की मिलें कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसे क्या करना है? नक्शे में देखकर हमें लिखना है। तो पटसन कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे एक है बंगाल, बिहार, फिर उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश। इन सब जगहों पर पटसन की मिलें आई हुई है। आठवां है पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। पृथ्वी के गर्भ में से खनिज तेल मिलता है। जो खनिज तेल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के गर्भ में से, यानी कि पृथ्वी के अंदर से खनिज तेल मिलता है। उसमें कोई पदार्थ मिले होते हैं, उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। ये एक ही के रूप में नहीं मिलते, बहुत सारे मिश्रण में ये मिलता है। मिश्रित पदार्थों को शुद्ध करके उसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तारकोल आदि अलग किया जाता है। यह उद्योग खनिज तेल पर आधारित उद्योग है। वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि शहरों में खनिज तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरियाँ है कि खनिज तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरियाँ कहाँ पर है? वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन शहरों में खनिज तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरियाँ आई हुई है, जो कि ज़मीन में से पहले निकालते हैं, बाद में उससे इन मशीनों में रिफाइन करके सब चीज़ें पेट्रोल, डीजल आदि अलग किया जाता है।
रंग रसायन का उद्योग पेट्रोकेमिकल्स उद्योग का आभारी है। विविध रसायन, सोडा ऐश, पेट्रो रसायन आदि पदार्थों का उत्पादन रंग रसायन और दवाई उद्योग के अंतर्गत होता है। आज रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में अधिक किया जाता है। रासायनिक खाद का कारखाना कलोल, बड़ोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में है। बाल मित्रों, उपर्युक्त उद्योग और आप जानते हो ऐसे उद्योगों को नीचे के कोष्टक के आधार पर वर्गीकृत कीजिए कि ये जो उद्योग है, तो ऐसे उद्योगों को हमें क्या करना है, यहाँ पर उद्योगों के नाम लिखे हैं तो उन्हें ये जो नीचे कोष्टक दिया है उसमें कौन से चीज़ पर आधारित है ये आप लोगों को लिखना है कि कृषि के आधार पर कौन से उद्योग है और फिर खनिज के आधार पर कौन से उद्योग है और वन के आधार पर कौन से उद्योग है, वो यहाँ पर आप लोगों को इसका वर्गीकृत करना है। आगे है भारत में वाहन व्यवहार। मार्ग और वाहन व्यवहार का मनुष्य और व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्र के नागरिकों को नज़दीक लाने का काम भी करता है कि ये जो वाहन व्यवहार है वो क्या करता है, मनुष्य और व्यापारी को जो उनका माल सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काम आता है। तो साथ में ही क्या होता है कि राष्ट्र के जो नागरिक है वो अलग अलग राष्ट्र के लोगों को नज़दीक लाने का काम भी करता है। राष्ट्र की भावात्मक एकता को भी ये बढ़ाता है। भारत में सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग ये तीनों मार्ग आए हुए हैं। इसके अलावा रोपवे का भी उपयोग होता है। पाइपलाइन द्वारा प्रवाही वस्तु को लाया भेजा जाता है। कि यहाँ पर क्या विचार करना है कि यदि सड़क मार्ग न हो और केवल रेल मार्ग हो तो क्या कठिनाई होगी। क्यों कि हमें क्या विचार करना है कि यदि सड़क मार्ग न होते और केवल रेल मार्ग से ही हमें कहीं से आना जाना होता, चीज़ें लानी होती, तो क्या कठिनाई होती और वो क्यों, तो ये हमें सोचना है। यहाँ पर जो नक्शा दिया है वो भारत की सड़क मार्ग का नक्शा है। तो यहाँ पर जो एक हरी लाइन है वो राष्ट्रीय सड़क मार्ग है और दूसरी जो है लाल लाइन वो सुवर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग है। तो इस नक्शे का अभ्यास करके हमें इन सड़क मार्गों के बारे में जानना है। अब है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की विशिष्ट विशेषताएं और विशिष्ट लाभ है। सड़क मार्ग छोटे से छोटे गांव तक पहुंचकर लोगों के लिए यात्रा की सुविधा देता है। भारत का सड़क जाल विश्व में सबसे बड़ा है कि हमारा जो सड़क मार्ग है भारत का वो विश्व में सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग के प्रकार, अब सड़क मार्ग जो है वो कौन कौन से प्रकार के हैं, तो पहला है ग्राम मार्ग। ग्राम मार्ग आपके गांव को तहसील या जिले के मुख्य केंद्र के साथ जोड़ता है। हमारा जो गांव से रास्ता निकलता है तो वो हमें कहाँ तक, हमारे तहसील या फिर जिला के जो मुख्य केंद्र होते हैं वहाँ तक हमें ले जाने के लिए मदद रूप होता है। दूसरा है जिला मार्ग। जिले के मुख्य स्थान, तहसील और नगरों को जोड़ने वाला मार्ग है। जिला मार्ग जो होता है वो जिला के जो मुख्य स्थान होते हैं, तहसील होते हैं और नगर जो होते हैं बड़े, वहाँ पर हमें लेकर जाता है, उसको जोड़ने में मदद करता है। तीसरा है राज्य मार्ग। यह मार्ग राज्य की राजधानी को, जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ता है। ये जो मार्ग है वो क्या करता है कि राज्य की राजधानी और जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ता है। चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यह एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। देश के मुख्य शहरों, बंदरगाहों, प्रबंधन केंद्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। देश भर में लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कि देश में कितने हैं कि 50 से भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग आए हुए हैं।
अब हमें यहाँ पर क्या प्रवृत्ति करनी है कि भारत के सड़क मार्ग के नक्शे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची बनाइए तथा उनके स्थलों की सूची बनानी है। अब यहाँ पर ये भी जानकारी हमें देखनी है कि स्वर्ण चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत में बन रहा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इस तरह 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 5836 किमी होगा। इसमें एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगा, परंतु 75 जितने ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। अब रेल मार्ग के बारे में हम देखते हैं कि भारतीय रेल सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। इसमें एक साथ अधिक मुसाफिर मुसाफरी कर सकते हैं, एक समय में अधिक मात्रा में माल सामान किसी भी जगह पर पहुंचा सकते हैं। शीघ्रता से मुसाफरी हो, इसके लिए अब कोयला के बदले डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का उपयोग होता है। भारत में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद वगैरह में मेट्रो ट्रेन है। कि भारत में कहाँ कहाँ पर मेट्रो ट्रेन है कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद इन जगहों पर मेट्रो ट्रेन है। तीसरा है जल मार्ग। भारत के व्यापार में समुद्री जल मार्ग बड़ा महत्वपूर्ण और सस्ता मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा देश के बंदरगाहों के माध्यम से विदेश के साथ व्यापार हो सकता है, मुसाफिरी हो सकती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियों में 12 महीने पानी रहने से छोटी स्टीमर और नाव द्वारा मुसाफिरी तथा माल का परिवहन होता है। चौथा है हवाई मार्ग। आज के इस त्वरित युग में एक जगह से दूसरी जगह पर शीघ्रता से पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का अधिक उपयोग होता है। विमान को चढ़ने उतरने के लिए हवाई अड्डा यानी इसे हम एयरपोर्ट कहते हैं, वह बनाया जाता है। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में वगैरह में है। आंतरिक हवाई मुसाफिरी के लिए इंडियन एयरलाइंस और प्रदेश की हवाई मुसाफिरी के लिए एयर इंडिया के हवाई जहाज सेवा देते हैं। इसके अतिरिक्त निजी हवाई जहाज कंपनियों को भी मान्यता दी गई है। अब पांचवा है रोपवे। पर्वतीय प्रदेशों में जहां रेल मार्ग या सड़क मार्ग संभव नहीं है, वहां रोपवे शुरू किया गया है। तो ऐसे रोपवे गुजरात में किन स्थलों पर है? तो ऐसे रोपवे पावागढ़ में है, अंबाजी गब्बर पर्वत पे है और अभी गिरनार में भी शुरू हो गया है। तो बिहार के राजगिरी में तथा हिमालय के कई स्थलों में भी रोपवे आए हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। आप लोगों को इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इसके साथ ये जो स्वाध्याय में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको पाठ का अच्छे से अभ्यास करके लिखने हैं।